हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाए गए स्टडी नोट को हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग इस वीडियो को देख सकें और अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना से पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई, उसका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस कंपनी का भारत आगमन 1498 में हुआ था। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है तथा सबसे अंतिम में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश स्पेन और पुर्तगाली ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज की। स्पेनिश यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया तथा उसे नई दुनिया कहकर पुकारा और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा गया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त की। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मलाबार तट पर अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जमोरी ने किया। इसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया था। यानी वास्को डी गामा का विरोध किया था अरबी मूल के व्यापारियों ने किया था। वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जमोरी ने किया था। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्वारेज कैब्राल था। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्वारेज कैब्राल था जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। इन्होंने ही ब्राज़ील की खोज किया था, यानी ब्राज़ील का खोज किया था कैब्राल ने। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा और उस मसाला को लेकर पुर्तगाल वापस गया। वास्को डी गामा पुर्तगाली बाजार में जब मसाला को बेचा तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिस कारण पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाएगा। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा बना, जो 1509 ईस्वी तक पद पर रहा था। अल्मोड़ा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाया जिसे नीले जल की नीति कहा गया। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। नीला जल की नीति को अंत किया अल्बुकर्क ने। पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय स्थापित हुआ था। यानी पुर्तगालियों का और मुगलों के साथ जो संबंध स्थापित हुआ था अकबर के समय स्थापित हुआ। भारत में कॉटेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगाली ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कॉटेज खरीदा था। यानी मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कॉटेज खरीदा था। चोल का युद्ध 1508 में हुआ। 1508 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क
आया, जो 1505 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय स्त्री से विवाह करें। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय महिलाओं से विवाह करें। अल्बुकर्क को राजा राममोहन राय का पुरोगामी कहा जाता है। अल्बुकर्क को राजा राममोहन राय का पुरोगामी कहा जाता है क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत कर दिया था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव, दादर एवं नागर हवेली का उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के भारत आगमन होने से भारत में उपरोक्त वस्तुओं की खेती होना प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला का विकास किया। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था, 1498, 1502 और 1524 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हारमुज में अपनी अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में और हारमुज में अपनी अड्डा बनाया। पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। भारत की सेना ने 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। भारत की सेना ने 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करता था। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। इंडिया आने वाला प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हॉटमैन था, जो 1596 में भारत की यात्रा पर आया था। इंडिया आने वाला प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हॉटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। इस कंपनी को बेरिंग द ओस्टे इंडेस कंपनी भी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया। डचों ने भारत की तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि लिया था। डचों ने भारत की तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने में ज़्यादा रुचि लिया। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला था। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ है। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ है। यह युद्ध 1759 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच
ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में डच की हार हुई थी। भारत में डचों का पतन बेदरा का युद्ध से हुआ है। यह युद्ध 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में डचों की हार हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। इस कंपनी की स्थापना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ के नाम से हुई है। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। वही कंपनी जहांगीर के समय भारत में व्यापार करना शुरू किया। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष का शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय से हुई है। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय हुई है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1592-93 ईस्वी में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। सभी यूरोपीय कंपनी में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई। सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी में कुल 217 साझेदार थे। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ बने। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ हिंच था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचा था। जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचा था, लेकिन जो हॉकिंस आया था ना 1608 में आया था। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करता था। इससे जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया। लेकिन ध्यान रहे कि जहांगीर हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया था। कैप्टन हॉकिंस ने व्यापारिक छूट नहीं प्रदान किया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने व्यापारिक छूट प्रदान किया। यानी इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर ने उसे व्यापारिक छूट प्रदान किया। सवाली का युद्ध। यह युद्ध गुजरात के सूरत नामक शहर में 29 या 30 नवंबर 1612 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। मुंबई एक सालसेट द्वीप पर स्थित शहर है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर। यह द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया था। यानी मुंबई शहर की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिससे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया था। कलकत्ता बंगाल के सूबेदार अजीम उन शान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 रुपये में वार्षिक किराए पर 3 गांव सुल्तानती, कालीकटा और गोविंदपुर
अंग्रेजों को दे दिया। जॉब चॉर्नक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता नामक शहर की स्थापना किया। यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ब्रिटिश काल में 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता बनी रही। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता के जगह अब दिल्ली हुआ करेगा, मतलब दिल्ली को बनाया गया, दिल्ली होगा। इस घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही बनी रही है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में तथा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में हुआ। 18वीं सदी में बंगाल में इतना समृद्ध था कि उससे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। मद्रास, इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इस शहर का संस्थापक फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में मद्रास को किराए पर लिया था और फिर व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहा गया। व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना। अंग्रेजों के लिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह सुनहरा फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर व्यापार करने को छूट प्राप्त हुआ। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में व्यापक स्तर पर अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। जॉन सुरमैन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने को लेकर मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला। 1608 में खोला, जिसे मुगलों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली, जिसे कर्नाटक के सरकार ने सिद्ध मान्यता प्रदान किया। यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री था मछलीपट्टनम। अंग्रेजों ने भारत की पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना कारखाना खोला। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली में खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली में खोला। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना में व्यापारिक कोठी खोली। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी पर पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। फ्रांस के सम्राट लुईस 14वां के समय उसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था कोलबर्ट के प्रयास से। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में खोला और 1669 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर पुदुचेरी को बनाया। इस शहर का नींव फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के भू क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे इस इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच हुआ था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था।
यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एला-सापल के संधि के तहत हुआ। इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। अंग्रेज गवर्नर बर्नाउट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज गवर्नर बर्नाउट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण बना। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच होने वाला युद्ध था। इस युद्ध का संबंध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से रहा है। इस युद्ध की समाप्ति 1754 में पांडिचेरी के संधि के तहत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 में आम्बूर का युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ। यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से 63 के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत हुआ है। इस पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई है। बांडीवास का युद्ध, यह युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व आयरकुट ने किया था, तो वही फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिशर्स की जीत हुई, यानी अंग्रेज जीत गया था और फ्रांसीसियों को हार हुई थी।